स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। रेल में ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा 6 गुना जुर्माना। सख्ती से लागू होगा 30 साल पुराना नियम। सेकंड क्लास में 35, स्लीपर और एसी 3 में 40, एसी 2 में 50 और एसी फर्स्ट में 70 किलोग्राम से ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगी पेनल्टी। कर्नाटक में कुमारस्वामी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार आज। नाराज कांग्रेस की संतुष्ट करने की कोशिश। कांग्रेस कोटे से 12 और जेडीएस के 9 विधायक ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। बीएसपी के एकमात्र विधायक एन महेश के भी शपथ लेने की संभावना। दोपहर 2:12 पर शपथ ग्रहण समारोह। गन्ना किसानों को राहत देने की तैयारी। चीनी मिलों को 8,000 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दे सकती है सरकार। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में आज हो सकता है फैसला। गन्ना किसानों का मिलों पर 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया। स्टार्टअप और इनोवेशन का केंद्र बनकर उभरा भारत। युवा उद्यमियों से बातचीत से पहले प्रधानमंत्री का बयान। कहा, देश के युवाओं ने अलग सोच से दुनिया में बनाई पहचान। सीधे संवाद में सुबह 9:30 बजे स्टार्टअप इंडिया का जानेंगे हाल। और किशन गंगा परियोजना पर पाकिस्तान को विश्व बैंक की सलाह। मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं ले जाने की कही बात। कहा, तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त करने के प्रस्ताव को माने पाकिस्तान। ट्रेन में यात्रा करने पर आपको तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर चलना अब भारी पड़ सकता है। अगर तय सीमा से ज्यादा वजन पाया गया तो 6 गुना तक जुर्माना देना पड़ सकता है। ट्रेन कोच में ज्यादा सामान ले जाने के सिलसिले में लगातार मिल रही शिकायतों के बाद रेलवे ने 30 साल पुराने नियमों को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। नियम के अनुसार सेकंड क्लास में आप बिना अतिरिक्त भुगतान किए 35 किलोग्राम, जबकि अतिरिक्त भुगतान करके 70 किलो सामान ले जा सकते हैं। वहीं स्लीपर क्लास और एसी 3 में 40 किलोग्राम सामान ले जा सकते हैं और इससे ज्यादा सामान ले जाना है तो आप पार्सल कार्यालय में अतिरिक्त भुगतान करके 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। जबकि एसी 2 के यात्री 50 किलोग्राम तक सामान मुफ्त ले जा सकते हैं। वहीं इनके लिए अधिकतम सीमा 100 किलोग्राम है, लेकिन इसके लिए उन्हें सीमा से अतिरिक्त 50 किलोग्राम का किराया देना होगा। इसी तरह एसी फर्स्ट क्लास के यात्री 70 किलो सामान मुफ्त ले जा सकते हैं और इसके अलावा उनके लिए सामान ले जाने की तय सीमा 150 किलोग्राम है, लेकिन इसके लिए उन्हें अतिरिक्त 80 किलो सामान का किराया भरना होगा। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इसे ऐसे समझा जा सकता है कि अगर स्लीपर क्लास का यात्री 80 किलोग्राम सामान ले जा रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि वो 40 किलोग्राम अतिरिक्त सामान ले जा रहा है और उसे 500 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो उसे इसके लिए 109 रुपए का शुल्क देना होगा। लेकिन क्योंकि उसने पहले ही ये शुल्क नहीं चुकाया और टीटीई या रेलवे स्टाफ ने अधिक वजन का सामान ले जाते पकड़ा तो उसे 6 गुना यानी 654 रुपए चुकाने होंगे। वो तो अच्छा है, ये आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए अच्छी चीज़ है। सबको जर्नी में सुविधा होगा, अच्छा आसान हो जाएगा, सबके लिए हो जाएगा, कंजस्टिंग कम हो जाएगा, सबको चलने के लिए सुविधा ही होगा, यात्री के लिए सुविधा ये हो। ज़्यादा सामान होगा तो लाइन में ज़्यादा सामान होगा, लाइन में लगने का, दूसरे को दिक्कत करेंगे हम, दूसरे के लिए परेशानी होगा। तो इसके मुताबिक अगर ये सिस्टम होता तो बाई रेलवे एयरपोर्ट वगैरह में है तो ऑलरेडी आसानी है आने जाने में। खबर कर्नाटक से, जहां कांग्रेस जेडीएस गठबंधन सरकार का आज पहला विस्तार होगा। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 20 से ज्यादा मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है। पीटीआई के मुताबिक राज्यपाल वाजूभाई वाला नए मंत्रियों को आज राजभवन में 2:12 पर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। राज्य में लंबे समय से मंत्रिमंडल को लेकर चल रही खींचतान भी अब खत्म हो गई है। पहले विस्तार में जेडीएस के 9 मंत्री जबकि कांग्रेस के कोटे से 12 मंत्रियों के शामिल किया जाएगा। वहीं बीएसपी के एकमात्र विधायक एन महेश को भी शपथ दिलाई जाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राज्य के वरिष्ठ पार्टी नेताओं के बीच दिल्ली में हुई एक बैठक के बाद पार्टी ने सूची को अंतिम रूप दिया। राहुल गांधी ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर, पार्टी के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार और दिनेश गुंडूराव और कर्नाटक मामलों के प्रभारी महासचिव केसी वेणुगोपाल के साथ दिल्ली में लंबी चर्चा की।
मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि 2 से 3 खाली जगह बाद में भरी जाएंगी। शपथ ग्रहण समारोह में बीएसपी के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा भी शामिल होंगे। समझौते के मुताबिक कांग्रेस को गृह, कृषि, स्वास्थ्य, राजस्व और कृषि जैसे विभाग मिलेंगे, वहीं जेडीएस को वित्त, आबकारी, पीडब्ल्यूडी विभाग मिलेंगे। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और उप मुख्यमंत्री जी परमेश्वर ने 23 मई को अपने अपने पद की शपथ ली थी। Difference at all in our MLAs. All are actually they have given total freedom to national president to select future cabinet. 8 to 9 members will be there. 2-3 vacancy will be there. केंद्र सरकार गन्ना किसानों को राहत देने के लिए 8,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सरकार के 4 साल के कामकाज का ब्यौरा पेश करते हुए इस बारे में जानकारी दी। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मसले पर फैसला लिया जा सकता है। रामविलास पासवान ने यह भी कहा कि सरकार की तरफ से 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाए जाने की योजना को भी मंजूरी मिल सकती है, जिसके लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मौजूदा स्थिति में देश भर की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ रुपए बकाया है। 8,000 करोड़ का सहायता राशि जो है सरकार क्या कहते हैं कि देने पर क्या कहते हैं कि जो है विचार कर रही है। और उसमें जो है सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जो प्रोडक्शन है उतना अधिक प्रोडक्शन हो रहा है और जो कैरी फॉरवर्ड है वो सबको मिला करके जो है जो प्राइसेस हैं वो बहुत ही नीचे गिरे हुए हैं। 26 रुपये से 28 रुपये के बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद सुबह 9:30 बजे नमो ऐप के जरिए युवा उद्यमियों से सीधा संवाद करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन उद्यमियों से बात करेंगे जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया के तहत अपना स्वरोजगार स्थापित किया है। बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि स्टार्टअप और नई खोज के लिए भारत एक केंद्र बनकर उभरा है। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय युवाओं ने अपनी अलग सोच की वजह से खुद को साबित किया है और बातचीत में ऐसे ही अलग सोच वाले युवा हिस्सा लेंगे। देश के युवाओं को स्वरोजगार करने को लेकर प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया जैसी महत्वाकांक्षी योजना 2016 में शुरू की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो कुछ करना चाहते हैं उनके लिए पैसा मायने नहीं रखता। पिछले कुछ सालों में मोदी सरकार ने इसके उद्देश्यों को हासिल करने के लिए काफी कुछ किया, जैसे कर नीति में सुधार, स्टार्टअप के लिए बेहतर माहौल और उनके लिए आसान कर्ज मुहैया कराना। इसका फायदा भी हुआ है और आज हमारे यहाँ युवा और सफल कारोबारी फल फूल रहे हैं। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बात की थी। उन्होंने कहा कि सभी परिवारों को साल 2022 तक घर मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपीए के मुकाबले एनडीए सरकार सबके लिए घर पर तेजी से काम कर रही है और भ्रष्टाचार खत्म करने पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2022 तक सभी भारतीयों को पक्का घर मुहैया कराने पर तेज गति से काम कर रही है। इसमें महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रधानमंत्री के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर से भ्रष्टाचार और बिचौलियों को खत्म करने पर काम किया जा रहा है। पहले देखने को मिलता था कि बिचौलियों के नेताओं के घर तो बन जाते थे, लेकिन गरीब का घर नहीं बनता था। गरीबों के पैसों में कोई सेंध न मारे, उसे कोई और न ले जाए, इसके लिए हमने पक्की व्यवस्था बनाई। प्रधानमंत्री ने आंकड़े के जरिए दावा किया कि यूपीए सरकार के 10 सालों के मुकाबले एनडीए सरकार के 4 साल में मकानों के निर्माण में बहुत तेजी आई है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने बीते 4 साल में शहरी इलाकों में 47 लाख से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दी है, जो यूपीए सरकार के 10 साल के मुकाबले 4 गुना ज्यादा है। वहीं ग्रामीण इलाकों में यूपीए सरकार ने अपने आखिरी 4 साल में 25 लाख घरों के निर्माण को मंजूरी दी थी। वहीं एनडीए सरकार ने 4 साल के दौरान 1 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले मकान बनाने के लिए 18 महीने का समय तय था, अब इसे घटाकर 12 महीने किया गया है। हमने एक मजबूत जमीन तैयार की है और हमारे सामने एक असीम आसमान है।
सबके लिए घर, सबके लिए बिजली, सबके लिए बैंक, सबके लिए बीमा, सबके लिए गैस कनेक्शन, ये न्यू इंडिया की संपूर्णता की तस्वीर होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आवास योजना से रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। साथ ही 1 लाख राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। एनडीए सरकार ने साल 2022 तक 4 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 3 करोड़ और शहरी क्षेत्रों में 1 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा। देश में दशकों तक नहीं हुआ, वो सिर्फ ब्यूरो 48 रिपोर्ट, महीनों में। राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ किया है कि सरकार रमजान के दौरान जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष विराम के फैसले पर कायम है, लेकिन पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार हो रही गोलीबारी पर भारतीय सेना चुप नहीं बैठेगी। एनडीए सरकार के 4 साल के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल रक्षा मंत्री ने कहा कि सेना के पास पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद है और उन्होंने स्थिति को लेकर आंकड़े भी जारी किए। उन्होंने बताया कि साल 2015-16 में केंद्र सरकार की तरफ से सेना की जरूरतें पूरी करने के लिए 94,588 करोड़ रुपए जारी किए गए, जिसमें से 79,958 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 2016-17 में सेना के लिए सरकार ने 86,304 करोड़ रुपए की रकम आवंटित की, लेकिन सेना पर 86,370 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 2017-18 में सरकार ने सेना को 86,488 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन खर्च की गई रकम 90,406 करोड़ रुपए रही। उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया में चल रही सेना में फंड की कमी से जुड़ी तमाम अटकलें पूरी तरह से गलत हैं। उन्होंने राफेल डील को लेकर विपक्ष की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों को भी निराधार बताया। There is no shortage, and that was the reason why powers were given to the headquarters, backed by enough funds, backed also by this thing that some of the capital purchases can also be procured through the revenue route. We facilitated it, so there is no shortage. और सीमा पार से पाकिस्तानी फौज जब भी गोली चलाएगी, भारतीय सेना उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने सेना से बातचीत के बाद ही रमजान के मौके पर सीज फायर लागू किया है, लेकिन सेना के पास जवाबी कार्रवाई करने का विकल्प खुला है। देश में अगले साल से लोगों को 24 घंटे बिजली सुविधा मिल सकती है। केंद्र सरकार इस दिशा में तेजी से काम कर रही है। मंगलवार को केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने इस बारे में जानकारी दी। एनडीए सरकार के 4 साल पूरा होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आर.के. सिंह ने कहा कि सरकार का मकसद लोगों को पावर कट की समस्या से मुक्ति दिलाना है। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर राज्य केंद्र सरकार की इस योजना को लेकर सहमति जता चुके हैं। आर.के. सिंह ने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिजली कंपनियों पर बेवजह बिजली काटे जाने की स्थिति में जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि तकनीकी खामियों जैसे कुछ स्थितियों को नए नियमों के दायरे में नहीं लाया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऊर्जा मंत्री ने सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। After that particular date, that 31st March, any load shedding, gratuitous load shedding will invite penalties. Number one. Number two, every 2 years, the SCRC, the State Regulatory Commission, will review whether the distribution companies have tied up supplies of power sufficient to meet the requirements of the area which they serve. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। बीजेपी से नाराज चल रहे एनडीए सहयोगी शिवसेना के पिछले दिनों पालघर संसदीय उपचुनाव में अलग अलग प्रत्याशी उतारे जाने को देखते हुए ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अमित शाह ने उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए वक्त मांगा है। उन्होंने 4 साल के अंतराल के बाद ठाकरे से मुलाकात की जरूरत पर सवाल उठाया। हालांकि बीजेपी के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ अमित शाह की ये मुलाकात पार्टी के समर्थन के लिए संपर्क अभियान का हिस्सा है। इसका महाराष्ट्र में पालघर और भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट पर हाल में हुए उपचुनाव से कोई लेना देना नहीं है।
संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज मुंबई में रतन टाटा, लता मंगेशकर और माधुरी दीक्षित से भी मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले अमित शाह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लाहोटी, योग गुरु बाबा रामदेव, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान कपिल देव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप से भी मुलाकात कर चुके हैं। खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 4 साल मोदी सरकार। भारत में अब तक के सबसे बड़े कर सुधार जीएसटी पर देखिए हमारी खास पेशकश। It is the most significant economic reform in independent India. It will be a challenge for tax evaders. Now it will not be easy for the evasion of tax or evasion of transactions. आप इनडायरेक्ट टैक्स को स्ट्रांग बनाओगे, उसमें लीकेज को रोकोगे, तो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स को स्ट्रांग करने का बहुत अच्छा मूव है। 4 साल मोदी सरकार, सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। हरियाली की कीमत पर विकास नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर दुनिया भर को ये संदेश दिया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग आज जिस विकल्प को चुनेंगे वो ही हमारे सामूहिक भविष्य को परिभाषित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में स्वच्छ भारत अभियान चला रही है, जिसके तहत प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पानी की हर बूंद के सही इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि हमारा मकसद मोर क्रॉप पर ड्रॉप है, यानी पानी की हर बूंद से ज्यादा पैदावार हासिल करना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल पर भी जोर दिया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों से पृथ्वी को हरा भरा बनाने के लिए भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के अनुरूप हरी भरी धरती बनाए रखना सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। Plastic pollution is already having a deadly impact on our marine ecosystem. Scientists and fishermen alike have pointed to signs of trouble. This includes declining fish catches, warming ocean temperatures, and vanishing habitats. Marine litter, especially microplastic, is a major transboundary problem. India is preparing to join the Clean Seas campaign and make its contribution towards saving our oceans. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 33 से 35% कमी करने के लिए प्रतिबद्ध है। According to UNEP GAP report, India is also on track to meet its Copenhagen pledge. We will reduce the emission intensity of India's GDP by 20 to 25% over 2005 levels by 2020. We have a robust national biodiversity strategy. With only 2.4% of the world's land area, India supports 7 to 8% of the recorded species diversity. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जताई है। दिल्ली में हुए 2 दिनों के राज्यपालों के सम्मेलन के समापन संबोधन में उन्होंने कहा कि इस परेशानी को दूर करने के लिए राज्यपाल प्रोफेसर और वाइस चांसलर की नियुक्ति में सलाह दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि राज्यपालों को अपने लंबे अनुभव का इस्तेमाल करते हुए सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपालों और लेफ्टिनेंट गवर्नर के सम्मेलन के दूसरे दिन राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों से लेकर शिक्षकों के कई खाली पड़े पदों को लेकर चिंता जाहिर की। राष्ट्रपति भवन में संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि कई राज्यों के विश्वविद्यालयों में लगातार प्रयासों के बावजूद प्राध्यापकों के सभी स्थान भरे नहीं जा सके हैं। कुछ विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद भी रिक्त हैं। आप सभी राज्यपाल अध्यापकों एवं कुलपतियों के चयन में सलाह दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में
किसी एक विषय पर अगर सेंटर फॉर एक्सेलेंस विकसित किया जाए तो इससे विश्वविद्यालयों को अपने चुने हुए विषय का अध्ययन करने में बहुत मदद मिलेगी। राष्ट्रपति ने शिक्षा के साथ एडमिशन रिजल्ट की प्रक्रिया को डिजिटल करने पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि राज्यपालों को समय समय पर जनजातीय और पिछड़े इलाकों में जाकर लोगों से संवाद बढ़ाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यपालों की समिति की रिपोर्ट विकास के राजदूत पर भी चर्चा हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार देश के आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने में जुटी हुई है। उन्होंने इस काम में राज्यपालों की भूमिका को बेहद अहम बताते हुए कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के अनुभव से राज्यपाल सिविक एजेंसियों से लेकर सरकारी विभागों को उच्च क्षमता के काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 2 दिनों के सम्मेलन के आखिरी दिन राज्यपालों के सम्मेलन को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संबोधित किया। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि राजभवन सत्ता के समानांतर केंद्र नहीं है। उन्होंने राज्यपालों को विकास की प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाने की सलाह दी। राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों और उपराज्यपालों के 49वें सम्मेलन के समापन सत्र में कल उपराष्ट्रपति ने बात कही। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 7 दशकों में देश ने कई क्षेत्रों में तेज प्रगति की, लेकिन पिछले 4 साल में विकास की नई तस्वीर सामने आई है। उन्होंने कहा कि विकास की इस पहल की दिशा और उद्देश्य नया है और राज्यपालों को अपने अनुभव के आधार पर इसे आगे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने राज्यपालों को सलाह दी कि वो राज्य सरकारों के साथ बेहतर संबंध रखें और योजनाओं और नीतियों पर सकारात्मक प्रभाव डालें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पास समावेशी और टिकाऊ विकास का बेहतरीन अवसर है। उन्होंने राज्यपालों को निजी विचार सार्वजनिक करने से बचने की सलाह भी दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में कराने की सिफारिश की है। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। समिति ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी। देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के विधि आयोग के सुझाव की तर्ज पर यह कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये रिपोर्ट केंद्र को भेजी जा रही है और ये जनता के व्यापक हित में काफी अच्छा कदम होगा। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कट्टरपंथी छात्र संगठन सिमी की गतिविधियों के बारे में नए सिरे से जानकारी मांगी है, जिससे अगले साल जनवरी के बाद इस पर लगे प्रतिबंध को आगे जारी रखे जाने के बारे में अंतिम फैसला लिया जा सके। सभी राज्यों को भेजे गए अपने पत्र में गृह मंत्रालय ने कहा कि गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत सिमी पर लगाया गया प्रतिबंध 31 जनवरी 2019 को खत्म हो रहा है, लेकिन अगर ये संगठन अब भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल हैं तो नए सिरे से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई आज पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से पूछताछ कर सकती है। इसके लिए सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को तलब किया है। इससे पहले कल पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से एयरसेल मैक्सिस सौदे में करीब 6.5 घंटे तक पूछताछ हुई। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उनका बयान दर्ज किया। ये पहला मौका है जब इस मामले में कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता से पूछताछ हुई है। इस बीच स्पेशल जज ओपी सैनी ने ईडी को निर्देश दिया है कि वो पी चिदम्बरम को 10 जुलाई तक गिरफ्तार न करें। आरोप है कि वित्त मंत्री रहते हुए पी चिदम्बरम ने एयरसेल में 3500 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश को मंजूरी दी, जबकि उनके पास 600 करोड़ रुपए तक की मंजूरी देने का ही अधिकार था। महाराष्ट्र सहित पूरे देश में छत्रपति शिवाजी को याद किया जा रहा है। महाराष्ट्र में रायगढ़ के ऐतिहासिक किले पर महाराजा छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक समारोह होने जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए महाराष्ट्र के कोने कोने से भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र का ऐतिहासिक किला रायगढ़ शिव राज्याभिषेक समारोह के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग शिव राज्याभिषेक समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। रायगढ़ के इसी किले में सन 1674 में आज ही के दिन शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया था और उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। उत्सव में हिस्सा लेने छत्रपति शिवाजी के 13वें उत्तराधिकारी राज्यसभा सांसद महाराज संभाजी छत्रपति भी पहुंचे हैं। It's a very sentimental point for all the Shiv Bhakts to come on the 6th of June. So we started this Shivrajabhishek function maybe 10-12 years back. We started it in thousands. Now you will see a lakhs of people coming tomorrow. That's 6th of June. किले पर उत्सव सा माहौल है, जहां संगीत और इतिहास का अद्भुत मेल देखने को मिल रहा है।
पुरातत्व विभाग ने उत्खनन में मिली दुर्लभ वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई है। राज्याभिषेक से पहले किले का ऐतिहासिक महत्व समझाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी किए जा रहे हैं। रायगढ़ का ये किला समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर है। किले की तीखी चढ़ाई पर बच्चों और बूढ़ों तक को अथक यात्राएं करते देखा गया। खुद संभाजी छत्रपति भी अपने सहयोगियों के साथ पैदल चलकर ही किले पर पहुंचे। हमारे राज्य प्रति निष्ठा और इस स्वराज्य महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्रियन का आदमी का पहला स्वराज्य दिन है, वो मनाने आते हैं हम। जिंदगी में पहली बार आए हैं, सोच रहे हैं कि राज कैसा होगा, शिवाजी महाराज कैसे आए होंगे, गए होंगे, कितनी तकलीफ हुई होंगी, फिर से भी वो राजा बने। आजकल का राज सीधा साधा है, उस वक्त का राज तो कुछ अलग था, अलग की बात है। 5 जून को पर्यावरण दिवस के मौके पर लोगों ने किले के इर्द गिर्द से कचरा हटाने के अभियान में भी हिस्सा लिया, जिसमें महारानी संयोगिता ने भी योगदान दिया। खुले आसमान के नीचे जमा हुए लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी इस आयोजन में अनुशासन और भागीदारी को दिखाता है। फिलहाल आज है शिव राज्याभिषेक, तो हम देखेंगे कि आज शिव राज्याभिषेक के मौके पर किस तरह का नयनाभिराम उत्सव यहाँ होता है। कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ और आलोक के साथ मैं इरफान, रायगढ़ फोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रचारक रहे नरेंद्र सहगल की किताब भारतवर्ष की सर्वांग स्वतंत्रता का विमोचन कल दिल्ली में किया गया। इस मौके पर नरेंद्र सहगल ने भारत की आज़ादी और उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के योगदान के बारे में बताया। किताब में अनुशीलन समिति, भगत सिंह की हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक सेना, आज़ाद हिंद फौज समेत आज़ादी की लड़ाई में लड़े कई संगठनों का भी जिक्र है। नरेंद्र सहगल ने कहा कि जिन्होंने कठोर यातनाएं सही, उन बलिदानियों के योगदान को आज़ादी के बाद भुला दिया गया। किताब में आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के योगदान और संघ की भूमिका का विस्तार से जिक्र है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सत्याग्रह के अंदर, सशस्त्र क्रांति के अंदर और जितनी प्रकार की मूवमेंट चल रही थी सब में भाग लिया है और अच्छी तरह से भाग लिया है। लेकिन हमारा ये नेम था कि अपने नाम से कुछ नहीं करना, अपने नाम और संस्था के नाम से ऊपर उठ करके राष्ट्र के हित में हम लोग हर मूवमेंट में शामिल होंगे और संघ के स्वयंसेवक गए वहाँ। अहम अंतर्राष्ट्रीय खबर में विश्व बैंक ने किशनगंगा परियोजना पर भारत के पक्ष का समर्थन किया है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान को किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर भारत का प्रस्ताव मानने को कहा है। पाकिस्तान का कहना है कि कश्मीर में किशनगंगा बांध का निर्माण 1960 के सिंधु जल समझौते का उल्लंघन है। वो इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाना चाहता है। वहीं भारत का कहना है कि पाकिस्तान और उसके बीच मतभेद बांध के डिजाइन को लेकर है, इसलिए इसका समाधान किसी तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा किया जाना चाहिए। विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान सरकार को सलाह दी है कि वो मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने के अपने रुख पर न अड़े। विश्व बैंक ने 10 नवंबर 2016 को एक अमेरिकी मुख्य न्यायाधीश, इंपीरियल कॉलेज लंदन के रेक्टर और विश्व बैंक अध्यक्ष को बांध पर विवाद को हल करने के लिए अदालत के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए चुना गया था। वहीं खेलों में बात फ्रेंच ओपन की। रोहन बोपन्ना और एडवर्ड रॉजर वेस्लिन की जोड़ी फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में हार कर बाहर हो गई है। पुरुष युगल के क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना वेस्लिन की जोड़ी को क्रोएशिया के अलेक्जेंडर पेया और ऑस्ट्रिया के निकोला मेटिक की जोड़ी ने हराया। वहीं टूर्नामेंट के पुरुष एकल में बड़ा उलटफेर हुआ। नोवाक जोकोविच टूर्नामेंट से बाहर हो गए। वर्ल्ड नंबर 72 खिलाड़ी मार्को चेचेहिनाटो ने जोकोविच को मात दी और इस जीत के साथ मार्को पहली बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इस बीच महिला एकल में अमेरिका की मेडिसन कीज पहली बार फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कीज ने कजाकिस्तान की युलेना पुनित्सेवा को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही और जाते जाते एक नजर डालिए आज देश के बड़े शहरों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। नमस्कार।